विधानसभा में उठाऊं, विधानसभा में लगातार उठाता रहा, यहाँ तक कि कुछ वीडियो क्लिपिंग मैंने जाकर के चीफ मिनिस्टर तक को दिखाया कि ये हो रहा है कराने में, एंड ही वाज शॉक्ड, ये हो रहा है। और इसके बाद में फिर जब नहीं मुझे लगा तो कम से कम मैंने लगा कि मुझे पब्लिक में जाना चाहिए, एक विश्वास पैदा करना चाहिए, और मैं इसी कारण से बात दी। अब एक बात आती है, लिस्ट में ये कमी है, लिस्ट में वो कमी है, कमी निकालने की तरफ लगे। लिस्ट में कुछ डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, मैं नहीं कहता, क्योंकि जो हमारे लोकल वर्कर्स थे उन्होंने वो लिस्ट बनाई थी और उसी आधार पर विश्वास करके मैंने रिलीज की, और आज भी मैं लिस्ट की ऑथेंटिसिटी पे स्टैंड कर रहा हूं। मैं उसको मानने वाला नहीं, कोई गलत है, लेकिन सारा कंसंट्रेशन उसको झुटलाने में तो लग गया, इस बात पे नहीं लगा कि वहां की सिचुएशन को हम बदलें, आदमियों में एक आत्मविश्वास पैदा करें, जो लोग परिवार चले गए वहां से उनको लाने का की कोशिश करें। ये सारा मुद्दा इसलिए मैंने उठाया। अब वो नेशनल बने, नेशनल बनना चाहिए, क्यों ना बने, एक जब हमारी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, और आदमी को क्या चाहिए, सबसे पहले तो अपने जीवन रक्षा चाहिए, अगर उसके प्राणों की रक्षा नहीं है। हुकुम जी, आपको लगा कब कि ये कानून व्यवस्था से हटकर अब पॉलिटिकल मसला हो सकता है? जब मैंने उठाया तो मैंने तो कानून व्यवस्था को मान करके उठाया था, पॉलिटिकल बन गया, आप लोगों के सहयोग से बना, आप लोगों को काफी सहयोग रहा। आपको लगा कानून व्यवस्था फेल है, सिस्टम फेल है? बिल्कुल यही लगा, मुझे लगा मैंने यहां से लेकर के लखनऊ तक इस मुद्दे को पहुंचाया, पुलिस स्टेशन से लेकर के एसपी से लेकर के आईजी से लेकर के लखनऊ के मुख्यमंत्री तक मैंने बात पहुंचाई, लेकिन उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ और कोई कारगर कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मैंने मुद्दा उठाया। बाकी ये नेशनल बने या स्टेट बने, ये तो निश्चित रूप से आप लोगों का इसमें पूरा सहयोग रहा, आप लोगों ने उठाया तो बन गया स्टेट। मेरा मुद्दा तो लोकल था। हुकुम जी, आप मेरा मुद्दा लोकल था। आप सांसद हैं और मेरे ख्याल से संविधान की शपथ लेकर ही संसद तक पहुंचे हैं, और संविधान में इस बात को बहुत साफ तौर पर लिखा गया है कि आप कम से कम धर्मों के आश्रय लोगों को बांटकर देखने का नजरिया नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका रहा। चलिए, आपने ताली बजवाई, इसके लिए शुक्रिया। रहा मेरा, इसमें धर्म कहां से आ गया बीच में? एक आदमी आकर के किसी को बंदूक दिखा रहा है, गोली मार रहा है, उसका एक्सटॉर्शन कर रहा है, पैसे ले, धर्म कहां बीच में आ गया इसमें? कौन धर्म है इस काम के लिए अलाउ करता है उसको? हम अनावश्यक रूप से कुछ ऐसे लोगों को जिनका कोई धर्म नहीं सिवाय लूटने के, परेशान करने के, उनको एक धर्म का प्रतिनिधि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बार बार कहा, दे डोंट रिप्रेजेंट एनी रिलीजन एट ऑल। आप क्यों खामखा में कहते हैं कि किसी धर्म के ये नेता हो गए? कोई धर्म नहीं कहता, और किसी धार्मिक गुरु ने कहा भी नहीं वहां पर जाकर के, जो वहां के जिम्मेदार आदमी थे, किसी की जुबान से ये नहीं निकला कभी जाकर के कि हाँ ये बांटने की बात है। लेकिन हाँ, चंद लोग थे जिन लोगों ने परेशान किया, और संयोग की बात है, जो आप जहां आप आना चाह रहे हैं मैं बता भी दूं आपको, ट्रेडिंग क्लास कौन सी है? सबसे इजी टारगेट समाज में ट्रेडिंग क्लास है, व्यापारी है, क्योंकि व्यापारी ना तो आपको बंदूक से जवाब दे सकेगा, ना आपके सामने खड़ा हो सकेगा, वो सीधा सीधा अपना व्यवसाय करना चाहता है। नहीं, आपने कहा, नहीं, हुकुम जी, आपने कहा कि किसने उठाया, कैसे उठाया। हम इस मुद्दे पर आए चूंकि हम कैटेगरी बताने की स्थिति में है कि किसने इस मुद्दे को धर्म से जोड़ दिया, लेकिन उससे पहले एक सवाल, चूंकि कमाल अख्तर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल हैं, क्या ये कानून व्यवस्था का अगर सिर्फ मसला था, जो बाद में निकल कर बात आई, जो मुख्यमंत्री ने भी कही, तो फिर इसे आगे बढ़ने क्यों दिया गया, और इसको लेकर राज्य सरकार की पहल क्यों नहीं नजर आई? हुकुम जी, कई बार विधायक रहे, आज सांसद हैं। मेरा सिर्फ सीधा सा एक सवाल ये था कि अगर ये कानून व्यवस्था का मामला था तो विधानसभा के अंदर इन्हें 4 साल पहले जब ये विधायक बनकर गए और भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन के अंदर थे, तो तब भी उठाना चाहिए था। दूसरा, आपने एक चीज ये कहा कि इसको धर्म से जोड़ने वाली बात, आप सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने व्यापार के लिए या दूसरे कामों के लिए अपने जिलों को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर, अपने इलाके को छोड़कर दिल्ली, गाजियाबाद या नोएडा जाकर बसने का काम करते हैं। तो जब वो लिस्ट निकाली गई तो लिस्ट केवल एक वर्ग के लोगों की निकाली गई, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे मीडिया के लोग वहां पर गए, बहुत सारे टीम्स वहां पर गई, और उन लोगों ने जाकर जब वहां पर सर्वे किया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अपने व्यापार के नाते, अपने बच्चों को पढ़ाने के नाते वो वहां पर गए हैं। जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है,
तो भारतीय जनता पार्टी के पास सांप्रदायिकता के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, कमाल अख्तर विकास का साहब, मुद्दा नहीं है। कमाल अख्तर साहब, डाइवर्ट मत कीजिए। आप सरकार की तरफ से यहाँ बैठकर एक लिहाज से नुमाइंदगी कह रहे हैं। आप कह क्या रहे हैं? 4 बरस पहले उन्होंने नहीं उठाया, वो गलत किया, या वो लिस्ट ही फर्जी है? कहना क्या? नहीं, मेरा कहना साफ साफ वो लिस्ट जो थी वो टोटली फर्जी लिस्ट थी। तो अगर फर्जी और थी जब तो फिर उनके पास कोई मुद्दा नहीं था तो उन्होंने इस तरह के मुद्दे, पलायन के मुद्दा लाकर लोगों का ध्यान उन मुद्दों पर जो इनकी फेलर सरकार थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको ध्यान को बांटने के लिए इस तरह के मुद्दे लेकर आए। जबकि इन्हें मुद्दे आज जरूरत है, रोजगार के मुद्दे को इनको बीच में लाना चाहिए था, विकास के मुद्दे को बीच में लाना चाहिए था, लेकिन इस तरह के मुद्दे लाकर लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। आप कहीं पर भी चले जाइए, किसी भी प्रांत में आप जाकर देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी जरूरत के तहत जाकर कहीं ना कहीं बचने का, अपने व्यापार के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए काम करते हैं। मदनी साहब, लोग खौफजदा हैं या नहीं है, एक सवाल वहां से उठता है। दूसरा सवाल है कि शायद डेवलपमेंट नहीं है यहां पर, लोग पलायन इसलिए कर गए। लेकिन मुश्किल सवाल यह है कि लोगों का घरों को छोड़ना क्या वाकई भारतीय राजनीति का एक सबसे महत्वपूर्ण औजार इस वक्त है, और स्टेट का सिस्टम फेलियर हो जाए, यह स्टेट बचाने और बताने के लिए धर्म की राजनीति को आगे करेगा? स्थिति क्या है? इलेक्शन करीब है। सिर्फ इलेक्शन करीब है इसीलिए? इसका मतलब है इलेक्शन करीब नहीं होता तो हुकुम साहब नहीं उठाते मुद्दे को? मतलब आप निकाल लीजिए जो मर्जी हो। मैं तो इस इलेक्शन करीब में ये दोनों लड़ रहे हैं या एक साथ हैं? हाँ, ये सवाल टेढ़ा है थोड़ा। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। जी हाँ, अब ये तो आप इन्हीं दोनों हजरात से पूछ लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। हमसे पूछ लें आप। नहीं, हम आपके पास आएंगे। हम तो अपन धर्म वाला क्यों हमने मसला उठाया था उस पर भी आएंगे। नहीं, ये क्यों आपको लगता है कि इलेक्शन अगर करीब होता है तो ऐसे मुद्दे उठाए जाएं जो लोगों में खौफ पैदा करें और लोगों के भीतर भावनाओं से खिलवाड़ भी करें? ये क्यों लगता है? पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ही इसका जवाब दे सकेंगे। सीधे पॉइंट पर आइए। मुस्लिम खौफजदा है क्या उत्तर प्रदेश में? अब फिर आप कहेंगे कि भारत में खौफजदा है क्या? मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं इससे एग्री नहीं करता। क्या वो खौफजदा ना यूपी में खौफजदा है, ना भारत में खौफजदा। मैं इससे कोई किसी जगह इंसिडेंट होता है, उसकी वजह से कहीं डर पैदा हो सकता है, लेकिन अगर जनरल सवाल होगा तो मैं इसको एग्री नहीं करूंगा। इससे जनरल सवाल नहीं, अगर क्योंकि यूपी में उत्तर प्रदेश, आप सही कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के भीतर शुरुआती 2 बरस में जब डाटा दिया गया तो बताया गया सांप्रदायिक हिंसा कितनी जगहों पर हुई, जो 125 से ज्यादा जगहों पर। उत्तर प्रदेश क्या सांप्रदायिक टकराव की प्रयोगशाला बना दी गई है राजनीतिक तौर पर? देखिए, मुजफ्फरनगर के जो इंसिडेंट हुए उसकी वजह से इस एरिया में एक खास माहौल बना, तो उसकी बात अलग है और यूपी की बात अलग है। दोनों को अलग तरह से देखेंगे, एक तरह से नहीं देखा जा सकता, न एक चश्मे से देखा जा सकता। इमरान मसूद साहब, कांग्रेस यहाँ कहाँ खड़ी है? देखिए, हम तो नफरत की सियासत को ख़त्म करने वाले लोग हैं। बाबूजी ने अभी बात कही, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि पलायन जिस प्रकार से आपने उठाने का कानून व्यवस्था के मुद्दे के ऊपर किया वो निश्चित रूप से सही है। कैराना के अंदर कानून व्यवस्था बहुत खराब है, लेकिन आपने जो उसको कश्मीर से उसकी तुलना कर दी, हमें उस पर एतराज़ है। वहाँ से पलायन सभी लोगों का हुआ है, केवल एक वर्ग के लोगों का नहीं। आपने लिस्ट जारी की, आपकी लिस्ट के अंदर केवल कुछ व्यापारियों के नाम, जबकि मैं आपको बहुत सारे नाम, कुछ तो मेरे यहाँ गंगों में ही बसे आकर, जो वहाँ से कानून व्यवस्था के मुद्दे के ऊपर अपने घरों को छोड़ करके, आज भी घर उनके नाम है और वो छोड़ करके आए, तो वो अलग इशू है जो आपने उठाया था। अगर इसको कानून व्यवस्था तक सीमित रखें तो ये बात बिल्कुल सही है कि कानून व्यवस्था का वहाँ हाल खराब है, क्राइम बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। ये दुर्भाग्य है कि कैराना जैसे बड़े कस्बे के अंदर एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। कैराना जैसे बड़े कस्बे के अंदर कोई व्यापारी, जितने हम लोग गए, हम लोगों ने बात की, तमाम एक ही सवाल था कि हमें किसी मुसलमान से शिकायत नहीं है। और मैंने वहाँ गया और मैं कह कर आया था
कि कोई एक भी परिवार यहाँ मुसलमान से डर कर गया हो तो मैं यहाँ के लोगों को ले जाकर उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगूंगा और उसको वापस लेकर के घर आऊँगा। लेकिन अगर पलायन उसका पलायन वहाँ से कारोबार के सिलसिले में हुआ हो, और ये हर कस्बे से, हर गांव से पलायन का सिलसिला जो है, कारोबार के सिलसिले में लोग तिजारत के लिए बाहर गए, बाहर से आए, तो इसको जिस तरह से उठाया गया हमें उस पर एतराज़ है कि वो तरीका गलत था। आप कानून व्यवस्था तक इसको सीमित रखें। कानून व्यवस्था का इशू बिल्कुल सही है, उसके ऊपर मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। हुकुम सिंह जी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रैली करते हैं, जिक्र कश्मीर तक का होता है, जिक्र हिंदू मुसलमान तक का होता है, मुद्दा कैराना ही और पलायन ही। जी, कानून व्यवस्था तो बहुत पीछे छूट गई। नहीं, कानून व्यवस्था ही सबसे आगे रही है। और जो कश्मीर की बात आप कर रहे हैं, कश्मीर में भी तो कानून व्यवस्था की बात थी। वहाँ क्या थी बात? हम तो खुद श्रीनगर में गए और उन घरों में भी गए जहाँ पर लोग रहते थे जा करके। उसको आप क्या कहेंगे? और अगर आपको हर बार हिंदू मुस्लिम में नजर आएगी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आदमी की सुरक्षा। आपने कश्मीर के साथ तुलना की थी। एक मिनट, कश्मीर भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। मैं तुलना करूंगा तो कोई बुराई बात है उसमें? कश्मीर पाकिस्तान में, कश्मीर पाकिस्तान में तो है नहीं। कश्मीर हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। और वहां पर अगर कुछ बात ऐसी होगी, इसका आपको भी पता है और सारे देश को पता है कि वहां से कितने लोगों को प्लान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज शरणार्थी के रूप में वो रह रहे हैं, और अगर कैराने से जाकर के लोग भी शरणार्थी के रूप में रहेंगे तो मैं तुलना कहां से करूंगा? क्यों नहीं करूंगा तुलना में? और आज भी तुलना करता हूं। मैं ये कह रहा हूं आपसे, जिन लोगों के इतने बड़े बड़े व्यापार, 4 उनके पिक्चर हॉल्स कैराने में, शराफे की उनकी दुकान, कई लाख रुपए का टर्नओवर रोजाना का, आज वो अपनी करोड़ों रुपए की कोठी छोड़ करके 1.5 कमरे के मकान में किराए पर रह रहे हैं। वो एजुकेशन के लिए गए हैं। और जब मीडिया वाले उनसे पूछते हैं क्यों आए हो, कि मुझको ये विश्वास नहीं था मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, वहां से जिंदा वापस आएगा नहीं आएगा। अरे उस माँ की आंखों को देखते, झांक करके उसकी आंखों क्या वो कह रही थी आपको कि आज वो पूर्णतः आतंकित है और सरकार पूरी तरह फेल हुई है। और एक जानकारी मैं आपको दे दूं, केवल मैं नहीं और आप नहीं, जितने भी डेलीगेशन गए, चाहे वो कांग्रेस का गया हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी के संतों का गया हो, संत लोग गए थे वहां पर जाकर के, क्या कहा उन्होंने? यही कहा कैराने की कानून व्यवस्था सबसे खराब है। और जो लोग गए हैं यहाँ की कानून व्यवस्था के डर की वजह से गए हैं, ये तो उन्होंने भी कहा, खाली मैं क्यों कह रहा हूँ? अब उसको इंटरप्रिटेशन करने की बात है कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या नहीं कहा। बहरहाल कैराना में अगर मैंने तुलना की है कश्मीर से, मैंने इसलिए तुलना की है कि कश्मीर से भी लोगों को उजड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और कैराने से भी उजड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो मेरे में तकलीफ थी, तकलीफ है, और मैं चाहूंगा अगर सरकार सिंसियर है इस बात के ऊपर तो जाए, उन लोगों से संपर्क करे, उनको विश्वास दिलाए और कैराने में एक बार वापस ले आए। तो मैं मंत्री जी का भी हम और आप अगर पहल करें ज्यादा बेहतर होगा। और सरकार का भी नहीं, एक मिनट यार, हमको लगता है आप बार बार कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि एक तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गलत किया था काम, जो कश्मीर को लेकर उन्होंने जान तक दे दी, धारा 370 को लेकर जो कहा था। इसका मतलब है आप कश्मीर को नहीं समझ पा रहे हैं। पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा, आप जब कश्मीर से जिक्र करते हैं और बीजेपी के अध्यक्ष जब धर्म से चीजों को जोड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि इस देश के भीतर सिस्टम है नहीं, कानून व्यवस्था है नहीं, संविधान काम नहीं कर रहा है। मैसेज ये बहुत क्लियर है आपकी तरफ से, आप ये मान रहे हैं? मैं एक सेकंड जी, आपने बात कही, मैं कश्मीर को नहीं समझ रहा। मैं 3.5 साल कश्मीर में रहा, पुंछ राजौरी में रहा, और उस समय रहा जब कश्मीर के ऊपर पूरी बमबारी हो रही थी, और मैं बमबारी में एक सैनिक के रूप में कश्मीर की हिफाजत के लिए लगा रहा अपनी जान पर खेल करके। अगर मैं भी 3.5 साल के उस लड़ाई में रह करके और कश्मीर की हिफाजत करके कश्मीर को नहीं समझ पाऊंगा तो शायद कोई और भी नहीं समझ पाएगा। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं आकर के यहाँ बैठ गया हूँ, देश के लिए गया था और देश के लिए लड़ा भी हूँ। और आज भी मैं हिंदू मुस्लिम की दीवार को मैं अगर तोड़ने की कोशिश करता हूँ, यही करके कोशिश करता हूँ कि लोग जो बांटने की कोशिश करते हैं वो दूसरे लोग हैं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मेरे लिए कानून व्यवस्था की बात ही खाली, और मैं उन लोगों को, जिन लोगों की वजह से प्लान हुआ, उनको मुसलमानों का प्रतिनिधि मानने को तैयार नहीं हूं। मैं कहता था कि ये नहीं, ये दे डोंट रिप्रेजेंट द कम्युनिटी। कहीं इस्लाम में ये नहीं लिखा हुआ कि साहब आप इनको भगाओ और छोड़ो जा करके। मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी है, और मैं निहायत आपसे अदब के साथ में कहना चाहता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ धर्म ग्रंथों का भी, धर्म गुरुओं का, सबका। और लेकिन मजबूरी मेरे सामने यह है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते जब मेरी आंखों के सामने माताओं को जाना पड़ रहा है, बेटी स्कूल में नहीं जा सकती, उनके साथ में क्या क्या
किस तरह से आप जाके देखिए, आज भी जाके देखिए, आप 2 घंटे खड़े हो जाइए जाके चौक बाजार में, आर्य कन्या पाठशाला से बच्चे पढ़ कर निकलेंगे, उनकी तरफ केले फेंके जाएंगे, उनकी तरफ पर टिप्पणी की जाएगी और वो माँ को जाके बताएगी मम्मी आज तुम्हें आएगी कल मेरा हाल क्या होगा। आंखों में आंसू आते हैं और खून के आंसू आते हैं देख करके, तब ये मामले उठाए हैं। और हम लोगों ने, आप बेस को नहीं पकड़ रहे हैं। हमारा ये बार बार कहना है कि आपके इतने प्रयास के बाद भी आज भी आप अगर कह रहे हैं कि चौक चौराहे पर जाके खड़े हो जाइए तो पलायन जारी है, इसका मतलब ये हुआ कि अखिलेश की सरकार नहीं रोक पाई, एक सांसद बीजेपी का जिनकी केंद्र में सरकार है वह नहीं रोक पाए, कांग्रेस जो कहते हैं हम तो दीवारों को पाटते हैं वह नहीं रोक पाए, मदनी साहब को लगता है कि चुनाव का मौका आ गया है, इसमें हम क्या करें? रुकेंगी चीजें कैसे अगर ये वाकई हो रहा है तो? हालांकि हमारे रिपोर्टर भी गए थे, उन्होंने बड़ा फेक माना चीजों को, जो रिपोर्ट फाइल की उसमें था ही नहीं जो 315 परिवारों का जिक्र आया, ये भी एक सच है। लेकिन हम कहते हैं आपका नजरिया कहता है पलायन हो रहा है, रुक क्यों नहीं रहा है? अगर ये हो रहा है तो मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि जिस अधिकारी ने वहां न्याय दिलाने का प्रयास किया वो 1 हफ्ता वहां रुक नहीं पाया। वहां पर इतना हस्तक्षेप कुछ लोगों का है। किनका? जो समाजवादी पार्टी के वहां नेता बैठे हुए हैं उनका। कई पुलिस अधीक्षक, समाजवादी पार्टी के नेता बगल में बैठे हुए हैं। नहीं ना, अगर ये होते तो अच्छा हो जाता। नहीं, आप बताइए क्या आपके नेता गुंडागर्दी कर रहे हैं? मैसेज क्या है? नौजवान जानकारी इनको है। पूछ लेते हैं ना, आप बोल रहे नाम ले रहे हैं आप। चूंकि आदरणीय हुकुम सिंह जी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब ये लोकसभा के चुनाव में थे तो बहुत लंबे चौड़े वादे इन लोगों ने किए थे। मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है, जब आपने 300 कुछ लोगों की लिस्ट जारी की, अब जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था के अंदर अगर किसी आदमी को कोई परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो वो थाने में जाता है, अपनी एप्लीकेशन देता है कि मेरे साथ मुझसे रंगदारी मांगी जा रही है, मेरे साथ छेड़खानी हो रही है। तो मुझे कम से कम वो लिस्ट भी आपको जारी करनी चाहिए थी कि इतने लोगों के खिलाफ एफआईआर की कंप्लेंट दी गई और एफआईआर उसके अंदर नहीं लिखी गई, इतने लोगों को धमकाया जा रहा, इतने लोगों को डराया जा रहा, इतने लोगों के साथ छेड़खानी हो रही है। कोई लिस्ट जारी नहीं की गई, सिर्फ लोगों का ध्यान बटाने के लिए, क्योंकि आज नौजवानों को रोजगार की जरूरत है। वो कह रहे हैं किसी अधिकारी को आप टिकने भी नहीं देते हो। ये अब आप मुझे बताएं, मैं पूरी लिस्ट आपको भिजवा दूंगा कि वहां पर कितने लोग रहे। हाँ, ये हो सकता है कि इनकी मानसिकता के लोग 1-2 गए हों तो उन मानसिकता के लोगों का ट्रांसफर वहां से हुआ हो, ये मैं मान सकता हूं। लेकिन इनका जो सोचना है, इनका जो कहना है, ये आपकी खुद टीम गई और बहुत सारी टीम गई, हर टीम ने वहां से आकर ये कहा, उसकी रिपोर्ट ये थी कि जो लिस्ट थी माननीय हुकुम सिंह जी की वो फेक थी और ये मुद्दा था। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने 4 साल के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं, उन कामों के सामने ये लोग टिक नहीं सकते। तो इनके सामने धर्म, जात, पलायन, इन मुद्दों के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। मैंने काफी विकास किया है, टिक वाकई नहीं पा रहे हैं। ये सारी बातें आप जो इस लहजे में कह रहे हैं, मुद्दा कुछ और है। मदनी साहब, आपसे हमने पूछा, जैसे ही आपने कहा चुनाव करीब है, क्या चुनाव करीब होते ही संविधान हाशिए पर चला जाता है, कानून व्यवस्था दरकिनार होती है, या फिर राजनीतिक गठबंधन लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर देते हैं? क्या होता है? बहुत सारे सवाल कर लिया आपने। इन तीनों के जवाब चाहते हैं कि संविधान हाशिए पर चला जाता है। संविधान को तो नहीं कहेंगे, कैसे संविधान कैसे हाशिए पे जाएगा, और वो आसान भी नहीं होगा उसे हाशिए पे डालना। लेकिन लोग कोशिश करते हैं कि बिखराव हो जाए, बट जाए, डिवीजन हो जाए, या किसी का भय दिखा करके किसी का वोट ले लिया जाए। दोनों तरफ से इसकी कोशिश होती है। तो उसके चलते कहीं कहीं कुछ घटनाएं होती हैं, ज़्यादा यही होता है। अब ये जहाँ तक बात कैराना की है, तो इमरान साहब भी वही बात कह रहे हैं, आप भी वही बात कह रहे हैं। मुझे उसका कोई तजुर्बा नहीं है, तो मैं उसकी तायीद या तरदीद करना मेरे लिए मुश्किल होगा। नहीं, उत्तर प्रदेश के आइन में अगर देखें तो क्या इंस्टीट्यूशन फेल हो जाते हैं, या इंस्टीट्यूशन फेल कर दिए जाते हैं, पॉलिटिकल पावर ही सब कुछ हो जाती है? क्या होता है? इलेक्शन नजदीक आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो फेल हो जाते हैं।
प्रशासन फेल हो जाता है, ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन आप मीडिया का इस्तेमाल होता है। अब वो जितनी बात होती है उससे ज़्यादा बढ़ कर के चली जाती है। मीडिया भी खूब अच्छे से उसको चलाता है। कोई भी बात ऐसी हो जो नावाजिब हो, उसका पब्लिसिटी खूब होती है, वाजिब बात होती है वो पीछे चली जाती है। तो ऐसे ही होता है। हुकुम सिंह जी, हम बार बार कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब सिस्टम फेल होता है, चूंकि बीजेपी की केंद्र में सरकार है, राज्यपाल को रिपोर्ट देनी चाहिए, सेंटर उस पर तुरंत नोटिस लेता है, होम मिनिस्ट्री एक नोटिस भेजती है स्टेट, पूरी प्रक्रिया गायब है पूरे हिस्से से, ध्यान दीजिए तो। और कैराना एक ऐसा शब्द उत्तर प्रदेश की राजनीति में निकल कर आ गया जो डरा भी रहा है और जो देख भी रहा है कि चीजें कैसे बांटी जा सकती हैं या बट रही है। मैं बांटने वाले शब्द पे तो मुझे एतराज़ है, न बांटने का प्रयास किया गया। और कभी कभी बात आती है कि डरा करके वोट लेने की बात है। वोट किसके ले लेंगे जब वो रहेंगे नहीं वहां पर? जो लोग चले गए उनके वोट में कहां से ले लूंगा? जो डरे थे वो चले गए वहां पर, और जो वहां हैं टिके हुए, अगर यही हालत रही उनकी तो शायद 4-6 महीने में वोट देने वाला भी कोई ना रहे हमारे तो वहां पर। मुझे इसकी दिक्कत नहीं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मुझे इस बात की दिक्कत है कि आखिर हम संभाल क्यों नहीं पा रहे, संभालने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। और कारण मुझे पता है, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये अधिकारी के हाथ में पावर है, पॉलिटिकल आदमी तो देखता रहता है, लेकिन सत्ता तो थाने से लेकर के एसपी तक और डीआईजी और आईजी तक है। जो अधिकारी गए जिन्होंने वहां पर संभालने की कोशिश की, 10 दिन नहीं रुक पाए, 10 दिन के बाद में तुरंत हटा दिए गए। जिन्होंने उन लोगों पर जो अपराधी हैं, मैं उनको किसी बिरादरी से नहीं जोड़ के देखना चाहता, ना मैं जोड़ना चाहिए, जो अपराधी हैं उन पर हाथ डालना चाह क्यों नहीं रह पाए वो? क्योंकि उनको संरक्षण प्राप्त था पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल लोगों ने कहा हमारी बात सुनने नहीं जाती, तुरंत अच्छे एसपी को हटा दिया गया। एक एसपी ऐसा आया जिसने 10 दिन के बाद में मार्च किया, खुद बिना सिक्योरिटी के, बिना यूनिफॉर्म के, पूरे कैराना की गलियों में घुमा। एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ लोगों में, दुकानदारों में भी, लुक एट द एसपी, ये घूम रहा है बिना हथियार के, घूम रहा है बिना फोर्स के, घूम रहा है, आप भी सुरक्षित रहेंगे। अगले दिन हटा दिया गया उसको। सिस्टम तो फेल किया गया, सिस्टम फेल होने वाला नहीं था, लेकिन जब जानबूझ करके लोग इतने हावी हो जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे इसका प्रभाव जनता पे क्या होने वाला है, तो उसका परिणाम हमारे सामने होगा। मेरे सामने क्या विकल्प है? अब 340 की उसको लिस्ट को लेकर के कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कुछ, अरे छोड़ दिए 340 की लिस्ट को। आप ये देखिए कि वहां पर भय का वातावरण था या नहीं था, है या नहीं है, और उस भय के वातावरण को हम खत्म कैसे करें। ओके, कमाल अख्तर साहब, हमको लगता है कि सिर्फ कैराना नहीं, बगल में अखलाक की घटना होती है, इधर मथुरा में जवाहर बाग की घटना होती है। आप ध्यान दीजिए तो एक बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से लग रहा है कि सिस्टम जो है कहीं फेल्योर है, नाम की चीज नहीं है। ये वातावरण इलेक्शन नजदीक है इसलिए बन गया या बना दिया गया, क्या हुआ? उत्तर प्रदेश बहुत लार्ज स्टेट है, बहुत बड़ा प्रदेश है, और जहां तक इन घटनाओं का सवाल है, अब मथुरा वाली घटना है, हाई कोर्ट का आदेश था उसको इम्प्लीमेंट कराना था। जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होना था तो वहां घटना हुई। दूसरी चीज, जहां तक सवाल है इस तरह की घटनाओं का, हुकुम सिंह जी, मुझे याद है शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जब हुकुम सिंह जी के खुद के यहाँ पर एक बड़ी घटना हुई थी, बसपा की सरकार थी, बड़ी घटना हुई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इतने बड़े प्रदेश के अंदर, अगर कोई बाप अपनी बेटी के साथ घर में बलात्कार करता है, अगर कोई भाई अपनी माँ के साथ दुराचार करता है या कोई घटना करती है, तो उसको इन सारी चीजों के लिए कोई पारिवारिक खेत किसानी को लेकर किसी के रंजिश में कोई हत्या होती है या किसी और कारण से होती है, तो मैं इसे ये नहीं मानता कि वो सिस्टम का फेलियर है या सरकार की बहुत ज्यादा उसके ऊपर वो बन जाती है। नहीं, ये तीनों उदाहरण कहाँ फिट हो रहे हैं? ना अखलाक में फिट हो रहे हैं, ना मथुरा में फिट हो रहे हैं, कहाँ फिट हो रहे हैं? मेरा इतना कहना है, ये तो जब घटना हुई तो तीनों घटनाओं के ऊपर, तीनों चाहे वो अखलाक की घटना हो, चाहे आपके जवाहर बाग की घटना हो या कोई भी घटना हो, उन पूरी घटनाओं के ऊपर सरकार ने पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई की, और कार्रवाई करने के बाद उन सारी जो ताकतें थी जो इसे बिगाड़ना और दूसरी चीजों में ले जाना चाहती थी,
उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की, और इसका आपके सामने सबूत भी है। और जैसे भारतीय जनता पार्टी का, मैं एक बात कहना चाहूँ, इजाजत हो? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे दोस्त हैं कमाल भाई, लेकिन बसपा की सरकार गई, इनकी सरकार आई। आने के 15 दिन के अंदर अंदर पूरे यूपी में फर्क मालूम हो गया। तो सिर्फ घटना का सवाल नहीं है, बल्कि एटीट्यूड का सवाल है। एटीट्यूड ये है कि क्रिमिनल्स जो हैं वो बाहर निकल के आ जाते हैं। ऐसे कुछ नहीं, मायावती के दौर के क्रिमिनल बाहर आ जाते हैं। नहीं, उससे तुलना मत कीजिए प्लीज, उससे तुलना मत कीजिए। तुलना नहीं कर रहे। मैं तो सिर्फ सरकार आने के 15 दिन के अंदर अंदर लोगों को पता चल गया कि इस सरकार के आने से क्या नुकसान हुआ है। फायदे भी बहुत सारे हुए हैं, ये मानना पड़ेगा। डेवलपमेंट के जितने काम इस वक्त चल रहे हैं, अगर वो इसी तरह चलते रहे तो आगे 5-7 सालों में हमारे प्रदेश का नक्शा बदल जाएगा। ये भी है, ये भी फैक्ट है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि सरकार के आते ही पता चल गया कि सरकार ऐसी आ गई है जिसमें लोगों का रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा। बताइए भाई, दबंग गई है। दो चार हजरत, 2-4 उन गुंडों के नाम वाम बताइए जो बाहर निकल आए हों। ये 2-4 2012, 10-12 आपकी नॉलेज में हो। नहीं, तादाद बहुत बड़ी है, नाम लेंगे तो आप बताइए ना, 2, 4, 10, 5, 20, 25 गिनवा दें। हाँ, गिनवाइए, इजाजत है। मैं उन गुंडों को तो मैं श्रेय देना नहीं चाहता कि वो इस लायक हो मैं उनके नाम से मैं गिनवाना शुरू करूँ। सूची मैं आपको अभी दे दूंगा 5 मिनट के अंदर ही, क्योंकि यहाँ मैं पब्लिक के सामने उनके नाम सुन लिए। गुजरात की सूची आपको सौंपवा देंगे। छोड़ दीजिए गुजरात को, मैं यूपी में कह रहा हूँ, मैं मेरठ में बैठा हुआ हूँ, यूपी की बात कर लो। और देखिए, एक सवाल आपका यार, आपने दिल्ली की सूची आपको सौंपवा देंगे। बड़ी आपने शांति से कहा कि हाईकोर्ट का आदेश था जवाहर बाग को खाली कराना था। अरे नहीं, उसकी रिपोर्ट भी आई है कि आरएसएस के लोग उसके पीछे थे। एक मिनट सुन, रिपोर्ट भी आई है। पता है आरएसएस के लोग जहाँ पीछे थे, रिपोर्ट आई है, अभी आई है। मुझे नहीं पता कि वहाँ फंडिंग कौन कर रहा था, ये भी सबको मालूम। कमाल भाई, मुझको नहीं पता कि आपके नगर ये पीडब्ल्यूडी मंत्री जिनके पास में 1 दर्जन विभाग हैं, वो आरएसएस में कभी ट्रेनिंग में गए हो, मुझको पता नहीं इस बात का, क्योंकि सारा संरक्षण उनका मिल रहा था। लेकिन उनके आरएसएस के बैकग्राउंड की मुझे जानकारी बिल्कुल नहीं है। आज आपने बता दी कि आपके नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी सारे हिंदुस्तान को जात को भी लेके कमाल भाई इत्तेफाक था कि जो जवाहर बाग की घटना के अंदर मेन वो थे तो वो यादव थे, तो वो यादव होने के नाते शिवपाल जी से उनकी वार्ता होने लगी। मुझे नहीं पता किससे बात हुई, नाम तो आपने ले दिया। आपका यही तो सवाल है, नाम आपने तो कोई सवाल नाम आपने ले दिया और अच्छा नाम लिया। एक अच्छे जनप्रतिनिधि की पहचान यही है कि वो नाम भी लेते हैं। अलावा जात की भी राजनीति। हमें ये बताइए, 2 साल से ये उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी जब सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया गया और आराम से किया गया। यहाँ ही नहीं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिस, उसकी अधिकारी की रेजिडेंस, वहां पर बच्चे उसको रह रहे हैं जाकर के, और जाकर के उन लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला, रेजिडेंस पे कब्जा किया, अधिकारी की पिटाई की, सारी सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया, और आपके संरक्षण में मान्यवर 2 साल तक वो बैठे रहे। ये तो हाईकोर्ट अगर ना रहा होता, संपत्ति गई थी हमारे हाथ से, सरकार के हाथ से भी गई थी, और खाली कराने में कितनी बड़ी कीमत हमें देनी पड़ी। हमारा एक एसपी बहादुर एसपी गया, हमारा इंस्पेक्टर गया। सिंह जी, मैं आपको दिल्ली डीडीए की लिस्ट सौंप देता हूँ जहाँ पर स्लम में लोग रहते हैं। अगर आप इतनी जगह बचाने के और इतनी सख्त कार्रवाई करने वाले हैं तो आप करा दिए 5 दिन के अंदर खाली। अरे वो स्लम की कार्रवाई कराइए, स्लम के अंदर कराइए, महाराष्ट्र के अंदर खाली। मैं जवाहर बाग की बात कर रहा हूँ, स्लम की बात नहीं कर रहा हूँ। जवाहर बाग की तो आपकी सरकार है ना, जहाँ आपके एक सोच के तहत ये उम्मीद थी कि आहिस्ता आहिस्ता इनको रहने दो, ये कब्जा हमारा कभी जायज हो जाएगा। वो तो अच्छी बात है कि हाईकोर्ट बीच में आ गया और आपसे खाली करा लिया, और बड़ी कीमत दे के हम लोगों ने खाली करा लिया। और लेकिन आरएसएस की बात आज आपने कबूली है, मैं इसकी जानकारी कर लूंगा कि शिवपाल जी कब कब आरएसएस में रहे। अच्छा, ये बड़ी महीन लाइन है। आप दोनों जब बोलते हैं तो लगता है एक ही आवाज निकल रही है। मैंने बड़ी महीन लाइन है ये, लेकिन हम और ये होता है हम नहीं समझ पाते। हम और ये यूपी की असेंबली में रहे, आवाज हमारी एक निकले, इसमें कोई किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। सबकी आवाज एक निकले, कोशिश तो ये होनी चाहिए। आवाज से आप दिक्कत ना मानो, आवाज तो निकले। जबान में आपकी पार्टी की जबान मिला दे तो राजनीतिक रूप से मैं ये नहीं कहता कमाल भाई ये क्या चाहेंगे हमारे प्रदेश का बुरा हो या कैराने का बुरा हो।
ये कोई ना ये चाहेंगे, हमारे तो बैठे हुए नहीं, मोदी देश साहब, उसकी बात देखिए मत कीजिए, आम लोगों का हित ना हो, अपना हित हो। एटीट्यूड की बात आई, सत्ता आते ही क्रिमिनल के तौर पर अगर दिखाई देने लगे, ये मुश्किल हो जा रही है। लोगों का हित कैसे हो, लोगों को सुविधा कैसे मिले, इस दिशा में काम नहीं हो पा रहा है। अब ये बिल्कुल तो आम जनता का जिक्र हम लोग कर रहे हैं। टॉप प्रायोरिटीज गवर्नेंस, प्रशासनिक व्यवस्था सबसे पहले ठीक हो। विकास तो बाद में होंगे, जब तक गवर्नेंस नहीं होगी विकास कहां से हो जाएंगे। ये आज यहाँ गवर्नेंस है, यहाँ पर बिना गवर्नेंस के विकास हो रहा है। 4 साल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गवर्नेंस के। प्रणव जी, आप मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, मेरठ से दुनिया जाने में 3 घंटे लगेंगे। इन्वेस्टमेंट आपका विकास दिखाई दे रहा है, 3 घंटे मेरठ से 56 किलोमीटर तय करने में लग जाएंगे। आपका विकास सब दिखाई देता है, यहाँ से चाहिए दिल्ली 3 घंटे लगेंगे, 56 किलोमीटर सिर्फ। अब आपने तो सिर्फ 56 किलोमीटर है। बहुत ज्यादा, क्योंकि शिष्टाचार में विश्वास करते हैं मदनी साहब ने, उन्होंने कह दिया विकास बहुत हो रहा है। चल के देख लो कहीं गांव में, पता लग जाएगा विकास का आपको। आज तक गन्ने का भुगतान नहीं है, विकास हो रहा है यहाँ पर। किसान तराई तराई मचा रहा है। प्रधानमंत्री जी कह गए थे 700 करोड़ 2 साल का भुगतान नहीं हुआ, ये विकास हो रहा है। अरे आप लोग ये शिकायत बिल्कुल जायज है, और उसके अंदर जितना स्टेट जिम्मेदार है उससे ज्यादा सेंटर सेंटर। प्रधानमंत्री जी, माननीय हुकुम सिंह जी, प्रधानमंत्री जी सहारनपुर आए और सहारनपुर आके उन्होंने कहा हमने गन्ने का भुगतान करा दिया पूरा। और प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि प्रधानमंत्री जी कम से कम बिना जानकारी के ये बात कह दें। इमरान भाई, सहारनपुर जनपद में इमरान भाई, आपको तो प्रधानमंत्री से कोई उम्मीद होनी भी नहीं चाहिए। नहीं, ओलावृष्टि हुई, देश का नागरिक हूँ मान्यवर, ओलावृष्टि हुई, आपने कितना पैसा दिया है? सांसद के रूप में कितना पैसा दिया? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, एक एक करके ही बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमारी मांग के बाद में जब हमने प्रेशर बनाया लोकसभा में खड़े होकर के, 4,500 करोड़ रुपया एक बार रिलीज किया, 6,000 करोड़ रुपया एक बार रिलीज हुआ, तो 10,500 करोड़ रुपया सेंटर दे चुका है। और हम देते हैं किसानों को भुगतान के लिए, मिल मालिकों को देते हैं पैसा, किसान से पैसा है, किसान की जेब में कहा गया भुगतान के लिए? किसान की जेब में पैसा नहीं गया, आपने मिल मालिकों को पैसा दे दिया, किसान की जेब में पैसा नहीं गया। किसान की जेब में नहीं गया, किसान की जेब में नहीं गया, किसान की जेब में नहीं गया, किसान की जेब में पैसा नहीं गया, खुद कह रहा हूँ। ये पैसा गया मालिक की जेब में। देखिए, वो पैसा जो किसान की जेब में जाना चाहिए था, ये जनता बता रही है, हुकुम जी जनता बता रही है, किसान की जेब में पैसा नहीं गया, हम नहीं कह रहे। हमने 2 बार की जेब में पैसा नहीं गया, हमने 2 बार पैसा दिया, और आज प्रधानमंत्री भी खुद दुखी है इस बात से। हुकुम सिंह जी देखिए, अरे एक भी नहीं हुआ, लेकिन बैठ जाइए, हम लोग किसानों पर भी चर्चा करेंगे, उसका मुद्दा नहीं है। देखिए मुश्किल क्या है, जो बात निकल कर आई ना कि आखिर भरोसा क्यों जागृत नहीं होता है। प्रधानमंत्री 2014 में कहते हैं हम 50% MSP बढ़ा देंगे, MSP नहीं बढ़ी, समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा 50%, जिसका जिक्र उन्होंने किया। भरोसा जागृत किसी स्तर पे नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जब आप सवाल उठाते हैं, चाहे वो जायज भी क्यों ना हो, लेकिन वो जब अपने आप को कटघरे में खड़े किए हुए हैं, इसीलिए मुश्किल हो रही है। इसीलिए मदनी साहब को लगता है कि शायद इस दौर में एटीट्यूड हर का पॉलिटिकल नहीं होकर इलेक्ट्रल हो गया है, इलेक्शन किसी तरह जीत जाए। जनप्रतिनिधि के रूप में जब भी अवसर मिलता है, मैं इस बात की चिंता नहीं करता पार्टी के नेता नाराज होंगे या खुश होंगे, कभी चिंता नहीं की मैंने। नहीं तो आप बताइए। मैं सदैव उठाता रहा हूं, और आज सबके सामने कह रहा हूं, 3 बार खड़े होकर के मैंने लोकसभा में ये उठाया कि किसान के भुगतान क्यों नहीं हो रहा। 3 बार मैंने उठाया। अच्छा, एक बात नहीं, मेरी बात ठीक कह रहे हैं, मेरी बात पूरी होने बार उठाया आपने, 3 बार ये मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। नहीं सुना है, कैराना आपने एक बार उठाया, सबने सुन लिया। नहीं, सरकार ने सुना। ये मजाक है। नफरत की बात आप बोलेंगे सब सुनेंगे। सरकार, आप बाबूजी 1200 रुपए पॉपुलर बिकता था, आज 250 पर आ गया, 4500 रुपए धान बिकता था, 1200 पर आ गया। किसानों के लिए हमने महंगाई कहाँ है, महंगाई। अब ये बात नहीं करेंगे। आज दाल 100 रुपए बिक रही थी तो 18 महीनों में, और दाल 220 आ गई तो तन पे कपड़े कैसे नजर आ रहे हैं? सिर्फ 18 महीनों में सैकड़ों परिवारों ने आत्महत्या कर ली है, किसान परिवारों ने, महाराष्ट्र में, अकेले महाराष्ट्र में। और सरकार के कान पे जू नहीं देंगे, नहीं जू नहीं देंगे। अच्छा, सबसे मामूली चीज मैं आपको बताता हूं। मैं खाद्य रसद विभाग में मंत्री हूं। एक केरोसिन हमारा विभाग जो है डिस्ट्रीब्यूशन करता है गरीब लोगों के लिए, उनके घर में रोशनी जलाने के लिए, उन्हें खाना बनाने के लिए स्टोव पे। मोदी जी की सरकार बनी
और उन्होंने 5% पिछले महीने, 5% इस महीने, 10% कोटा उत्तर प्रदेश का उन्होंने काट दिया, गरीबों का पेट काट दिया। ये हालत सरकार की है जो गरीबों के कमाल साहब, हमने खास व्यवस्था की है कि किसानों के लिए एक अलग सत्र ही रखा है जिसमें तमाम नुमाइंदे बैठेंगे। की बात तो आपने उठा दी, उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया, बहुत सारे मुद्दे उठा दिए। हम चाह रहे हैं कि जरा उस नब्ज पे आ जाएं, क्योंकि अगर मौजूदा वक्त में विकास के ऊपर भारी कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के ऊपर भारी अगर हिंदू मुस्लिम शब्द है और हिंदू मुस्लिम शब्द के ऊपर कहीं चुनावी जीत है, तो मतलब क्या बचा? इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे वाकई चुनाव करीब आएंगे आप लोग और हिंसक हो जाएंगे, आपके वक्तव्य और ज्यादा घातक होंगे इस समाज के लिए। मैसेज ये आ रहा है ना सर, इसलिए मुश्किल हो रही है। नहीं, इसमें क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा उसका तो अनुमान आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी विद्वता के सामने हम तो नहीं है। जो होगा वो तो देखा जाएगा। लेकिन हाँ, जो मुद्दे हैं सामने, इसमें ये बात सही है। मैं भी इतना चिंतित नहीं, कल अलीगढ़ से भी खबर आई कि वहां भी कुछ लोग घुस गए, वहां भी लोगों के पलायन का जिक्र होने लगा, वहां भी हमने देखा खबरें आने लगी। हमारा ये कहना है कि क्या ये चुनाव जीतने के परिवर्तन की दिशा में बढ़ते हुए मुद्दे हैं? मुझे नहीं लगता वाकई कोई रास्ता है इसका। देखिए, चुनाव अब आपने भी कहा नजदीक है इसलिए ये हो रहा है। मैं क्या बताऊं, चुनाव तो 5 साल में होने ही होने हैं, उसमें कौन रोक लेगा चुनाव को? नजदीक आए दूर आए, लेकिन इसका मतलब ये तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मुद्दे उठाने रोक देंगे। मुद्दे अगर आएंगे तो उठाए जाएंगे, मुद्दा बनाएंगे नहीं हम, मुद्दा उठाएंगे हम। तो आपकी बात सुन ली जाती है कैराना वाले मुद्दे पर? नहीं, मेरी बात तो हर एक में सुनी जाती है। कहाँ सुनी गई? किसान पे अभी आपने कहा 3 बार उठाया। मेरी बात तो सुनी जाती है। पॉपुलर 1200 रुपए से 250 पर आगे बाबूजी। एक मिनट हम बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मदनी साहब, हम इस दौर में एक आखिरी हिस्से पे आ गए हैं, लास्ट उससे। सॉरी नहीं, किसान वाला हमने किसान का अलग सत्र रखा है, उस दौर में आप मौजूद रहिए और अपने मुद्दों को उठाइए। नहीं, लोगों में उत्साह इसलिए ज्यादा है, जोश, हाँ। कि क्योंकि आप हमारे इलाके के रिप्रेजेंटेटिव हैं और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बुजुर्ग हैं और हम सब लोग इनका सम्मान करते हैं, तो इसलिए। और आपको बहुत आपत्ति है इस बात पर, 2-3 मरतबा जिक्र कर चुके हैं कि मैंने पॉलिटिक्स का और इलेक्शन का क्यों जिक्र किया। मैं अपने शब्दों को वापस लेना चाहता हूं और जो ये कह रहे हैं वही सही है, तो बस ठीक है। हाँ, मतलब जिक्र जब हो तो लोगों के पेट का जिक्र हो, इसका जिक्र ना हो कि दरअसल ऐसे मुद्दे हैं जो पता नहीं हवा में है या क्या है। मुद्दे जिक्र हो, आपके इलाके में किसानों का संकट है, जिक्र होना चाहिए। गन्ना किसानों के सामने मुश्किल है, जिक्र होना चाहिए। समाजवादी पार्टी हो, ये दोनों है कि हर मुद्दे को जानबूझकर बिल्कुल सही। बीजेपी के नुमाइंदे को हैकल किया जा रहा था। मैं पूछना चाहता हूँ कमाल अख्तर साहब से, आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा जब 2012 के चुनाव में कि साहब हम सत्ता में आते ही मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे। आप कैसे दे सकते हैं? आपने कहा हम सच्चा कमेटी की सिफारिश से लागू कर देंगे। आपकी पार्टी के नेता कहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता लूट डलौट कर रहे हैं। शिवपाल यादव जी कहते हैं 18% रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। आप क्यों पैशन से फाइट कर रहे हैं हिंदू और मुस्लिम से? हम पीसफुली रहे, आप दोनों हमें रहने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एग्री करता हूं इनकी बात से पूरी तरह। बहुत, ये असल आवाज है। हम भरोसा ये ले लें आप दोनों से, ये असल आवाज है। भरोसा ले सकते हैं कि शांतिपूर्ण रहने दीजिए, बोल सकते हैं। इसे भाजपा और इसमें मत बांटिए। मैं 1 मिनट की इजाजत जरूर चाहूंगा। हमें लगता है कि देखिए, हमें लगता है आखिर में एक मुद्दे पर आपको बोलना चाहिए कि कानून व्यवस्था और संविधान ये बड़ा है और इसी के मातहत सरकार मौजूद और काम करती है। ये बात आनी चाहिए, क्योंकि इसका तो कोई अंत नहीं है ना। हेलो, इसका आवाज नहीं, हेलो, मैं देखिए, 1 मिनट। हम लोग यहाँ पे एक गंभीर चर्चा के लिए जुटे हैं। ये आज तक का एक कार्यक्रम है, पंचायत आज तक।
और यहाँ हम लोग गंभीर चर्चा कर रहे हैं। ये किसी राजनीतिक दल की रैली नहीं है कि आप लोग इस तरह से यहाँ हल्ला कर रहे हैं। कृपया शांतिपूर्वक बात सुने और बात रखें। यदि बोलना हो तो आपके पास माइक जाएगा, आपसे बोला जाएगा तभी बोलें। आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से नारा नहीं लगा सकते हैं और इस तरह से यहाँ हंगामा नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिलेक्टेड लोगों का, सिलेक्टेड ऑडियंस के बीच का प्रोग्राम है, ये कोई रैली नहीं है। इसलिए कृपया इस कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखें, अन्यथा हमें मजबूर होकर आप लोगों को बाहर करना पड़ेगा, जो लोग ऐसा करेंगे उनको। नहीं, मेरा इनके सवाल में इतना कहना है कि सब लोग जानते हैं और पढ़ा लिखा हर आदमी जानता है। वो बात अलग है कि कांग्रेस का कोई वर्कर खड़े होकर कहने लगे कि साहब ऐसा है वैसा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सब लोग जानते हैं कि बिना पार्लियामेंट के अंदर संशोधन के तहत हम लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। लेकिन जो जरूरत है, जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो कोई भी पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, वो अपने मैनिफेस्टो के अंदर कह सकती है। जहां तक सच्चर कमेटी की सिफारिशों का सवाल है, तो सच्चर कमेटी के सच्चर जो कमीशन बनाया था, किसने बनाया था? कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। और उसकी जो समितियों की जब रिपोर्ट लागू नहीं हुई, तो हमने उत्तर प्रदेश के अंदर हर विकास के काम में, चाहे वो सड़क का काम हो, बिजली का काम हो या दूसरे भी विकास के काम हो, उसमें हम लोगों ने 20% उन लोगों को सुविधा देने का काम किया है। और इसमें बांटने वाली बात नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बांटने वाले वो लोग हैं जिन्होंने जानवरों को बांट दिया, जिन्होंने गाय और भैंस को बांट दिया। बांटने वाले वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदुओं को बांट दिया। आज इन लोगों से मुसलमानों के लिए प्रमाण पत्र लेने की जरूरत थोड़ी है। अरे हिंदुस्तान हमारा वो मुल्क है, दुनिया के किसी भी मुल्क से बेहतर सारा हिंदुस्तान का मुसलमान जानता है कि दुनिया में अगर सबसे बेहतर कोई मुल्क है मुसलमानों के लिए, वो हिंदुस्तान है। वो सब लोग जानते हैं। तो वो नफरत फैलाने वाले जवाब तो दे दीजिए कमाल साहब। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, तो ये सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का आपस में ये तो आप दोनों का कमाल साहब, एक मिनट, कमाल साहब एक आखिरी जवाब दे दीजिए। मुल्क अच्छा है, सब चीज बेहतर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, कानून व्यवस्था चलेगी या नहीं चलेगी? कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बेहतर है और उसके अंदर जो मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर देश में सबसे अच्छी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर होगी। इमरान साहब, क्या ये आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं, क्या मौजूदा वक्त में ये सारे मुद्दे सत्ता परिवर्तन की दिशा को सोचकर तय हो रहे हैं या कुछ और है? निश्चित रूप से ये नूरा कुश्ती उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ी जा रही है और ये नूरा कुश्ती स्टेज के ऊपर भी नजर आ रही है। हमें तो हम तो बिला वजह आप इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमने कब कहा कि आप 18% दो? आपको जब पता है कि 18% आप नहीं दे सकते, तो आप क्यों बोल रहे हो 18% दे दो? तो आपने आंध्रा में 5% आपने दे दिया था। आपने आंध्रा में 5% नहीं, हमने तो दिया, हमने जो दिया, हमने जितना दिया कहा उतना दिया। आपने भी नहीं, हम जो कह रहे हैं वो देंगे। अब आपने आपकी सुनी, मैंने सुन ली मेरी, अब मेरी सुन लीजिए, आपकी सुनी मैंने, उसमें आप मेरी सुन ली। अब मैं कमाल साहब, आपने आपकी सुनी, तो हमने 27% में स्लैब डाल करके दिया जो दिया जा सकता था। हमने जो कहा उसे करके दिखाया, लेकिन आपने वो कहा जो आप कर नहीं सकते। ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। ये जो हुकुम सिंह जी है जो मिलेगा हो गया। नहीं, आपने 20% आरक्षण की बात कह दी, हमने योजनाओं में लाभ दिया। आपने कहा दिया आरटीआई मौजूद है। अरे भाई, अदालत रोक देगी, सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंट नहीं होने देगी। आप बेकार की इन सब चीजों का जिक्र कर रहे हैं, उलझा रहे हैं चीजों को। एक सवाल अब आपसे, आपकी लिस्ट रुक गई या कोई और लिस्ट आएगी? हो गया? हाँ, जहां जहां जरूरत पड़ेगी, जहां जहां देखूंगा लिस्ट आएगी। मैं घबराने वाला इन बातों से नहीं हूं। मदनी साहब, आखिरी सवाल आपसे, आप माइक उठाएं और जरा बताएं, क्योंकि आपका खौफ यह है कि चुनाव नजदीक आ रहा है और लोगों वापस ले लिया। ओके, और लोगों में उत्साह है कि चुनाव नजदीक आ रहा है। लोगों में उत्साह है कि चुनाव नजदीक आ रहा है। कुछ तो तय करेंगे, 5 वर्ष तो नहीं तय किया, आप कुछ तय करेंगे। तो चुनाव का होना जमीनी मुद्दों का उठना होता है या लोगों को बांटना होता है? देखिए, होना तो यही चाहिए कि जमीनी मुद्दे उठें, लेकिन दुर्भाग्य से जमीनी मुद्दे पीछे चले जाते हैं और फैब्रिकेटेड इश्यूज को उठा लिया जाता है। और ये भी दुर्भाग्य है कि मीडिया में भी उसी को मौका मिलता है, उसी चीज को, और वही आगे चला जाता है सब। अब उसको क्या करें? एक से ठीक है, जमीनी मुद्दा किसी के लिए कुछ हो सकता है,
मैं बिल्कुल साफ गोई के साथ में कहना चाहता हूँ, सबसे पहला अगर मुद्दा है ज़मीनी तो वो आदमी की सुरक्षा का है। अगर वो अपना आप को सिक्योर और सुरक्षित नहीं मानेगा, उसके लिए ना डेवलपमेंट है, ना कोई व्यवसाय है, ना ट्रेड है। तो मेरे लिए तो सबसे ज़रूरी ये है कि इस प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, उसको सिक्योर महसूस करना चाहिए, सुरक्षित महसूस करना चाहिए। और हमें ऐसा प्रशासन देना चाहिए, कोई गुंडा, कोई बदमाश, कोई अपराधी उनकी तरफ से नजर उठाकर ना देख सके, ताकि हमारी बेटियां स्कूल जा सकें, हमारे बच्चे पढ़ सकें और हम लोग अपना व्यवसाय कर सकें। चलिए, मेरे ख्याल से जो बातें कही गई आपके जरिए, वो जो है संविधान में बाकायदा संविधान में दर्ज है कि नहीं, वो ठीक है, संविधान में ये दर्ज है कि लोग किस रूप में रहें, कैसे रहें। मुश्किल ये हो गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज उसको अपने तरीके से परिभाषित करने लगी है। हम दिन भर बहुत सारे मुद्दों को उठाएंगे और हर चीज पर चर्चा चूंकि लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये सत्र हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।